हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बाल विकास के अंतर्गत लेसन 1 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अधिगम। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि अधिगम का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, और आगे मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अधिगम के अर्थ से, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम जो है वह शिक्षण प्रक्रिया का एक बिंदु है और यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थों में अगर अधिगम के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन होना, या ये व्यवहार जो है वह स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी, दोनों रूपों में हो सकते हैं। किंतु व्यवहार में अभिप्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सभी जीवों में होती है किंतु उनकी विशिष्टताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम का सामान्य रूप में अर्थ है सीखना, और सीखने का अर्थ है कि हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होना, और यह परिवर्तन इंसान को तभी होते हैं जब वह उसका अनुभव लेता है या उसमें वह प्रशिक्षण लेता है। तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा। पहली परिभाषा है कॉर्न बैंक के अनुसार अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि जो व्यक्ति आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम कहा है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। दूसरी परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण परिवर्तन ही सीखना है। ये बताया है गिलफोर्ड ने। तो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, व्यवहार परिवर्तन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक रूप, दोनों रूपों में हो सकता है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। सीखना व्यक्ति का जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो अब चलते हैं, कुछ विशेषताएं हैं। अधिगम की विशेषताओं को हम कैसे समझें? तो पहली विशेषता है अधिगम जो है वह सतत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अधिगम जो है वह कंटिन्यू चलता है। अगर आज अधिगम में हमने कुछ सीखा तो ऐसा नहीं कि वो कल वो चीज़ें नहीं होंगी। कल भी अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करेगा, सतत रूप से चलता रहेगा। और दूसरा हो जाएगा अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तीसरा है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। चौथा है यह एक विवेकपूर्ण अनुसंधान एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम जब हम कभी कुछ सीखते हैं और अगर उसमें हम सफल हो गए तो वो हमारा सकारात्मक हो जाएगा, और सपोज़ हमने उसको कुछ सीखा और नहीं सीख पा रहे हैं तो यही हमारा नकारात्मक। तो अधिगम जो है वह सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अधिगम एक विकसित, सार्वभौमिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। अब शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है? शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण बालक में अधिगम उत्पन्न करता है। अच्छे शिक्षण का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करना। प्रशिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। जहाँ शिक्षण को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है, वहाँ अधिगम को शिक्षण के केंद्रीय उद्देश्य माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अधिगम के भाग। मैकडॉनल्ड के अनुसार समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम, ये भाग हैं अधिगम शिक्षण के। अब विमाएँ एवं आयामों के बारे में जानते हैं। अधिगम के आयाम अनुदेशनात्मक आयोजन की एक अधिगम केंद्रीय रूपरेखा व संरचना होती है जो कि संज्ञान और अधिगम के क्षेत्र के नवीनतम शोध के व्यवहारिक कक्षागत कार्य नीतियों में परिवर्तन करते हैं। अधिगम आयामों की रूपरेखा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्न परिप्रेक्ष्य में सहायक होती हैं। अब जो ये अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है उसको क्या करें? इसको केंद्र बनाए रखता है, अध्ययन करने के लिए होता है, पाठ्यक्रम, अनुदेशन और आकलन की योजना बनाता है। विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम लक्षणों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है
कि जो अधिगम के व्यवहार और अधिगम के जो क्षेत्र हैं उसको कितने भागों में बांटा गया। तो 3 है, पहले ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये हमेशा एग्ज़ाम्स में आता है, तो मैं कहूँगी कि आप इसको इम्पॉर्टेंट डाल के रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, तो इनको ज़रूर आप याद कीजिए। अब चलते हैं, शिक्षण के द्वारा जब विद्यार्थी में व्यवहार परिवर्तन होता है तो वह व्यवहार परिवर्तन अथवा अधिगम इनसे किसी भी क्षेत्र के संबंध में हो सकता है। तो अधिगम के अनुसार शिक्षण के 3 प्रकार भी हो सकते हैं। शिक्षण विधि, अधिगम, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, भाषण, नाटकीय, प्रयोग, जानना और अनुभव, ये क्षेत्र हैं जहाँ विद्यार्थी अधिगम करके सीखता है। अधिगम के नियम, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि अधिगम में आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, बट अधिगम के क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिगम के क्षेत्र को आप इम्पॉर्टेंट डाल के इसको आप अपने नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं और इनको ज़रूर आप याद भी कीजिए। जैसे कि अधिगम के क्षेत्र को बताया है E.L. थॉर्नडाइक, अमेरिका का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की है और इसमें से 2 भाग में बांटा गया है। पहला मुख्य नियम है और दूसरा जो है वो गौण नियम है। जो मुख्य नियम है वो 3 है और जो गौण नियम है वो 5 बताए गए हैं। तो चलिए चलते हैं मुख्य नियम के बारे में आपको जानकारी। मैं उन्हीं पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। हाँ, मैं बताऊँगी ज़रूर कि आपको ये चीज़ें आनी है। तो मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। तो पहले मैं डिफिनेशन रीड आउट करती हूँ, मैं फिर इसका आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। तो पहला है तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है और वह शीघ्र सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं रखता तो वह बिना मन के कार्य करता है या सीखने की गति धीमी होती है। इस नियम से कार्य शीघ्र होता है। तो तत्परता का नियम यह है कि सपोज़ आपका मन था कि मुझे इलाहाबाद में रह के कोचिंग करनी है और मुझे इलाहाबाद में ये चीज़ें सीखनी है, तो अगर आपके माइंड में एक चीज़ हो गई कि मुझे इलाहाबाद में ही रह के पढ़ना है, तो अगर आप अपने क्षेत्र में रहकर किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, तो आपके माइंड में आएगा बार बार कि नहीं, मैं इलाहाबाद में ही सीखूंगा, मैं इलाहाबाद में ही पढ़ूंगा, तभी मैं सीख पाऊंगा। तो अगर आप पहले से तैयार हो गए, आपको अगर इलाहाबाद भेज दिया गया तो आप पहले से तैयार थे कि आपको इलाहाबाद जाना है, वहीं जाके आपको पढ़ना है, तब आप उस कार्य में आनंद लेते हैं और आप बहुत जल्दी सीखते हैं। और सपोज़ आपको कहा जाए कि नहीं, आपको इलाहाबाद नहीं जाना है, आप घर पे रह के ही पढ़िए, आप ऑनलाइन पढ़िए, तब आप सीखेंगे बट बहुत गति धीमी हो जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं तत्परता का नियम, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार था, पहले से आप तैयार थे कि मुझे इलाहाबाद जाना है, तब आप उस कार्य में आनंद ले रहे थे, तो आपने सीखा। और ये तक सीखा कैसे? शीघ्र सीखा, आपने शीघ्र सीख रहे हैं। और जब आपने पहले से कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, तब सीखने की इच्छा में कार्य की गति जो रही वह धीमी रही। तो आई थिंक सो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। दूसरा है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है वह उसे शीघ्र सीख लेता है, और वह जिस क्रिया को छोड़ देता है वह बहुत समय तक नहीं करता, वह उसे भूलने लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गणित के सवाल हल करना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको आता सब कुछ रहेगा, लेकिन आप अगर उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप अगर उसको एवरीडे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप सिंपल सी बात है, आप भूल जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है टाइपिंग करना। अब आपने टाइपिंग सीख ली, 6-7 महीने 8 महीने बीत गए, आपने टाइपिंग छुई ही नहीं, तो क्या आपकी वो स्पीड रह जाएगी जो स्पीड आपके स्टार्टिंग में थी? सेम एज इट इज़ साइकिल चलाना। आप यूज़ तो कर रहे हैं बट साइकिल चलाना सीख चुके थे, बट बहुत दिन के बाद आपको साइकिल ली जाए तो क्या वो प्रोफेशन वाला चीज़ हो पाएगा कि आपने जैसे सीखा था स्पीडली वैसे आ पाएगा? अब इसके 2 पार्ट हैं। अभ्यास के नियम में 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वह है उपयोग और दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो ये उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमने मैथ सीखी और उसको हम एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो ये हमारे उपयोग में आ रहा है। और सपोज़ हमने मैथ सीख ली बट 1 साल के बाद मैं वापस से उस बुक को खोलूँ तो क्या मुझे वो चीज़ें याद रहेंगी? नहीं। तो ये हमारा अनुपयोग का नियम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे जो कार्य है वो कार्य में कुशलता आती है। पहला जो नियम था तत्परता का नियम, उससे हमने सीखा कि कार्य जो है वह शीघ्रता से कैसे करें, और इसमें हम सीख रहे हैं कि कार्य कैसे कुशलतापूर्वक करें। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करते हैं, और जिन कार्यों को करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है वह उन्हें छोड़ देते हैं। और इसे ही कहते हैं सुख और दुख या पुरस्कार या दंड का नियम भी कहा जाता है। अब सपोज आपको कहा जाए कि आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको एक प्राइज़ मिलेगा, तो आई थिंक सो 100% लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस वीडियो को देखो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप इवन आपको उसकी जगह पर, प्राइज़ की जगह पे आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, तो क्या उसको आप देखोगे? वही सेम है कि अगर हम किसी कार्य को तभी करते हैं जब मुझे पता होगा कि यार इसका एम क्या है। आज अगर मैंने सोचा कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं कितना बेटर कर पाऊँ, अगर मैं आज से उसके बारे में सोचूंगी तभी मेरा एक एम होगा, और एम होने पर ही हमको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। और अगर हमारा कोई एम नहीं है, बस मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये लाइफ तो चलती रहने वाली ना, ख़त्म तो होने वाली नहीं है। तो उसमें कोई एम नहीं है तो सपोज़ हो सकता है कि हमको उसमें प्राइज़ भी ना मिले, और इवन उसमें मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये हमारा प्रभाव का नियम रहा कि हमारा इफ़ेक्ट कैसा पड़ रहा है। और ये रहे हमारे 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आपको ये फिंगर्स पे याद होना चाहिए। चलते हैं गौड़ नियम की तरफ। गौड़ नियम जो है वह गौड़ नियम है 5। इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता है जब तक समस्या का सही हल ना खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। इससे उससे संतोष मिलता है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक का जो बहु अनुक्रिया का सिद्धांत है वह किस नियम पर आधारित है, तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि थॉर्नडाइक का जो बहु अनुक्रिया का नियम है वह प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सपोज़ अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तो अगर आप उसको सुलझाते हो, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप उसके क्वेश्चंस के हल निकालते हैं। सपोज़ आपको कह दिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप जब तक उसका आंसर नहीं निकाल लेते तब तक आप उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारा बहु अनुक्रिया का नियम कहता है। और या आप कोरिलेट कर सकते हैं थॉर्नडाइक के प्रयत्न और भूल सिद्धांत में, जैसे बिल्ली का जो सिद्धांत उन्होंने बताया था। चलिए चलते हैं कुछ 2 नंबर की तरफ। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जो व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है वह शीघ्र सीख लेता है, और इसके विपरीत जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं होता तो वह उस कार्य को सीख नहीं सकेगा। सपोज़ आपकी तबीयत ख़राब है, आपको हेडेक हो रहा है या आपको फीवर आ रहा है, आप क्लास में बैठे हैं, तो आपका हाफ माइंड तो आपके हेडेक पे है या आपके फीवर पे है कि यार मेरी तबीयत नहीं सही है और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो हमारा आधा दिमाग तो चला गया ना विपरीत साइड। हमारा दिमाग तो रेडी ही नहीं है कि मैं इसको सीखूं, तो आप वहाँ पर सीखेंगे बहुत मिनिमम। बट अगर आप घर से आप अच्छे हो, स्वस्थ शरीर है, मस्तिष्क, कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो अगर आपकी माइंड अच्छा है, बॉडी अच्छी है, तो आप कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी तो आप उसको रैपिडली सीख पाओगे, जल्दी सीख पाओगे उसे। तो यही नियम क्या कहता है? मनोवृत्ति का नियम कहता है। अब चलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं, प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके आंशिक क्रियाओं की सहायता और समस्याओं का हल ढूंढता है। सेम वही हो गया बहुअनुक्रिया वाला कि जब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक इसको नहीं करेंगे। बट हाँ, आपको फिंगर्स पे याद होना चाहिए
कि कौन कौन से नियम हैं। अगला है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थिति में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करता है। सपोज़ समानता का नियम यह कहता है कि सपोज़ मैं राइट हैंड से लिखता हूँ और अगर कुछ टाइम के लिए राइट हैंड में हमारी चोट होती है तो हम लोग लेफ़्ट हैंड से भी लिखने के लिए ट्राई कर लेते हैं। क्या हमने कभी लेफ़्ट हैंड को प्रैक्टिस दी थी? क्या कभी हमने लेफ़्ट हैंड में से मदद की थी कि नहीं मैंने लेफ़्ट हैंड को सिखाया हो? नहीं। तो ये हमारा क्या है, समानता का नियम है कि सपोज़ राइट हैंड से तो हम लिख रहे थे बट उसमें चोट है या कुछ दिक्कत हो गई राइट हैंड में, तो मैं लेफ़्ट हैंड से भी लिख सकता हूँ। जैसे सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हाथ वाली मशीन होती है कपड़े सिलने वाली, और अगर यही मैं पैर वाले से यूज़ करूँ तो कभी हाथ को प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन पैर को दिया गया था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उससे काम कर लेते हैं। तो ये कहता है समानता का नियम। पांचवा है सहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपन वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लाल टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तन को ही देखकर लाल टपकने लगती है। अब कुत्ते को आदत हो गई है कि कुत्ते को जैसे ही भोजन दिखाया जाएगा उसकी लाल टपकने लगेगी। अगर सपोज उसके सामने वो बर्तन भी रख दिया जाएगा जिसमें उसको खाना मिलता है तो वह उसको देखकर भी लाल टपकाने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है ना कि ये बर्तन में उसको खाना मिल रहा था अभी तक और अब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो साथ साथ में परिवर्तन हो रहा है ना, साथ साथ सहचर्य मतलब ही है साथ साथ। अब इसके कारक क्या हो सकते हैं, ये थे नियम। तो अधिगम कर्ता पर संबंधित कारक हो सकते हैं, अध्यापक से संबंधित हो सकता है, विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है, प्रक्रिया संबंधित हो सकता है। तो अधिगम संबंधित कारक क्या हैं? अधिगम कर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, वह तीव्र या मंद बुद्धि का है, वह कितना जिज्ञासु है, वह क्या हासिल करना चाहता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि इन बातों को सीखने की गति, इच्छा और जीवन निर्भर करते हैं। अब अगर हमने अधिगम से अधिगमकर्ता संबंधित कारक के बारे में बात किया तो अधिगमकर्ता का मस्तिष्क, स्वास्थ्य, शरीर, क्षमता, मंद बुद्धि या फिर उसकी क्या जिज्ञासा है, क्या करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब यही चीज़ है अध्यापक संबंधित, विषय वस्तु संबंधित है। तो ये सब चीज़ें थी। और प्रक्रिया संबंधित कारक है कि विषय वस्तु या फिर संदिग्ध। महत्व के बारे में बात करें तो अधिगम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुद्धि और विकास में सहायक है, यह जीवन की आवश्यकताओं को समझने, वातावरण को अनुकूल बनाने, ज्ञान प्राप्त करने और हमें कुशल एवं योग्य बनाने में सहायक होता है। तो अधिगम का महत्व मेन यही है कि हमें अपने जीवन की आवश्यकता को समझने, वातावरण के समान अनुकूल बनाने और ज्ञान को प्राप्त करने और हमें कुशल और योग्य बनाने में सहायक है, इसलिए अधिगम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है अधिगम से संबंधित। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं जैसे कि अर्थ, परिभाषा और नियम, ये लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, सारे जो भी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और आगे मैं आपको और अच्छी जानकारियाँ शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं लेके आऊँगी। तो अभी के लिए थैंक यू।